नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनएमएमएस सोशल साइंस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारे चैनल पर। यानी कि आज से आपको एनएमएमएस के रिगार्डिंग जो भी आपके सोशल साइंस के जो भी टॉपिक्स हैं उनको हम डीपली पढ़ाने वाले हैं। आपकी थ्योरी क्लास और एमसीक्यू सब कुछ लेकर आने वाले हैं। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की पूरे डीप के अंदर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाउ फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी एनएमएमएस की तैयारी में चार चांद लगाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर आपको सब कुछ मिलने वाला है एनएमएमएस के रिगार्डिंग। नाउ फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो डीपली यहाँ पर पढ़ाएंगे हम आपको। भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत का सर्वोच्च कानून है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यानी कि भारत का जो सर्वोच्च कानून कौन सा है? भारतीय संविधान। कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950। इसके लिए हम क्या 26 जनवरी मनाते हैं? इसे दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान कहा गया है। यानी कि इसे भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लंबा लिखित संविधान माना जाता है। और इसमें 448 अनुच्छेद, ये आपको याद रखना, 448 आपके अनुच्छेद है और 25 भाग है, ठीक है। और 12 क्या इसके अंदर अनुसूची है। तो तीन चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी कि इसका जो गठन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी को ये लागू हुआ था। और ये दुनिया का सबसे लिखित संविधान है और ये इसमें 448 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूची है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, ये भी दस्तावेज संविधान किसे कहते हैं? एक ऐसा दस्तावेज जिसमें किसी देश को चलाने के लिए जो भी नियम है, कानून है, सब उसमें लिखे होते हैं, उसे संविधान कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूची हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी। यानी कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था। जो उसकी अध्यक्ष, इनके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। अब हम पढ़ने वाले हैं हमारे संविधान, ये तो हमारा थोड़ा किया। अब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की जो विशेषता है वो क्या विशेषता है भारत के संविधान के। तो भारत के संविधान के अंदर मूल अधिकार, भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा मूल अधिकार दिए गए। इनकी भारत के संविधान में कि नागरिकों को क्या कुछ मूल अधिकार दिए गए, यानी आप कुछ अधिकार है आपके पास। भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा मूल अधिकार दिए गए, जैसे कि समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, और संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये अधिकार भारतीय संविधान के तहत नागरिकों को दिए गए हैं। इन अधिकारों का प्रयोग कर नागरिक अपनी स्वतंत्रता, अपने अधिकार, अपने धर्म की, हर चीज़ की अपनी रक्षा कर सकता है। नेक्स्ट है हमें संरचना। भारतीय संविधान में संघात्मक ढांचा अपनाया गया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की भी शक्तियों का वजन की भारत के संविधान के अंदर अपनी शक्तियों का बंटवारा किया है। इनकी एक तो जो सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट होगी जो पूरे देश को चलाएगी, और एक हो गई जो स्टेट लेवल पर जो गवर्नमेंट होगी वो अपने अपने राज्य को संभालेगी। इनकी हर राज्य के अंदर अलग अलग उनकी अपनी अलग अलग सरकारें हैं, अलग अलग गवर्नमेंट है हर राज्य में। हर जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है उनके अंदर भी हर अलग अलग गवर्नमेंट है। नेक्स्ट है हमारा कि निर्वाचित प्रतिनिधि संसद, इनकी जो हमारे जो मंत्रियों की जो निर्वाचन की जो पद्धति है वह कैसी है? निर्वाचित प्रतिनिधि संसदीय प्रणाली। भारतीय संविधान ने एक संसदीय प्रणाली की स्थापना की, जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सदस्य को, यानी कि जो भारतीय संविधान के अंदर जब सरकार का गठन होता है ना, सरकार का, उसके अंदर मेन आदमी जो मेन होता है वो होता है प्रधानमंत्री, और उसके द्वारा मंत्रिपरिषद का क्या होता है? गठन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है और सर्वोच्च न्यायालय को देश का सबसे उच्च, यानी भारतीय जो न्यायपालिका न्याय दिलाने की जो स्वतंत्रता है वो है। इसके अंदर देखिए, जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को सबसे उच्च न्यायिक प्राधिकरण दिया, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय है जो हमारा सुप्रीम कोर्ट, वो सबसे बड़ा न्यायालय है भारत के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा संविधान का संशोधन। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को लचीला बनाया गया ताकि समय के साथ आवश्यक, यानी कि भारतीय संविधान के अंदर संशोधन, यानी कि भारत में संविधान में क्या एक लचीला बनाया गया है। इसके तहत क्या एक समय पर आवश्यकता होने पर संविधान के अंदर कुछ
परिवर्तन भी किया जा सकता है, जिसके कोई अनुच्छेद हटाए, जैसे 370 है जो जम्मू कश्मीर में हटाया गया था। ये कुछ नियम कानून जो सिचुएशन परिस्थिति के अनुसार सही नहीं लगते तो उसको क्या करते हैं, वो कुछ उसमें नए कानून लाते हैं, उसको हटाते हैं, कुछ बदलाव किए जाते हैं। ये है हमारे संविधान का संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राज्य। इनकी भारतीय संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में घोषित करता है, जिसमें सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाया गया है। इनकी भारत का संविधान कैसे है, भारत एक क्या धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी कि इसमें किसी भी एक धर्म को प्राथमिकता नहीं दी गई। इनकी भारत के अंदर सब धर्म बराबर है, हिंदू मुस्लिम सिख है और जो भी धर्म है वो सब बराबर है। किसी को भी धार्मिक जो स्वतंत्रता है वो सबको दी जाती। इसमें सभी धर्मों, भारत का जो संविधान है वो क्या सभी धर्मों की रक्षा करता है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा किसी धर्म को प्रधानता नहीं दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राज्य के नीति, इनकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी नीति निर्देशक तत्व क्या है। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ये तत्व उन दिशा निर्देशों का समूह है जिनका पालन राज्य को शासन करते करना चाहिए। ये तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश में बढ़ते हैं। इनकी जो नीति निर्देशक तत्व है वो किसके लिए होते हैं, राज्य के लिए होते हैं। ये अनुभाग जो हमारा संविधान का भाग 4 है उसमें ये नीति तत्वों का उल्लेख किया गया है, जिसमें क्या होता है, एक नीति का समूह है जिसका राज्य को क्या पालन करते हुए उनका शासन करना चाहिए। अब इसके कुछ तत्व है, जैसे सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना चाहिए, समान वेतन और समान काम की अवधारणा है, सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा। इनकी राज्य के कार्य कि वो अपने राज्य के अंदर सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देवे और सभी को समान वेतन और समान काम की अवधारणा दी गई। सभी के स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। ये नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मौलिक कर्तव्य, इनकी फंडामेंटल ड्यूटीज। कुछ मौलिक कर्तव्य है नागरिक, अगर आपको अधिकार दिए गए तो आपके कुछ कर्तव्य, आपकी कुछ ड्यूटीज भी है कि आपको किनका पालन करना चाहिए। इनके भारत के 42 यानी जो टोटल हमारे जो कर्तव्य है वो कितने 11 है। इनकी भारतीय नागरिकों को 6 अधिकार और 11 हमारे जो कर्तव्य है उनको पालन करना पड़ता है। कितने कर्तव्य, 11। अब देखिए, संविधान के 42वें संशोधन 1976 के माध्यम से अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। ये प्रत्येक नागरिक के लिए महत्व, इनकी जो 42वां संशोधन हुआ था 1976 के अंदर, इसके माध्यम से अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। कब किया था, 51A में किया गया था। ये हमारा अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 51A में ये कर्तव्य प्रत्येक नागरिक के लिए है और उन्हें राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। यानी ऐसे कर्तव्य जो नागरिकों क्या करते हैं अपने राष्ट्र के प्रति, कि हमारे देश के प्रति हमारी क्या ड्यूटी है, हमारा क्या कर्तव्य, वो हमें प्रेरित करता है। इसमें राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, देश की संप्रभुता की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा, यानी कि इसके अंदर जो हमारी जो राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम है और जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा तिरंगा, उसका सम्मान करना, देश की संप्रभुता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना और पर्यावरण की रक्षा। इनके पर्यावरण के तहत जैसे कि जल है, जमीन है, इन सब जल, जमीन, जंगल, इन सब की रक्षा करना। ये सारे कर्तव्य, ये सारी ड्यूटीज़ हमें क्या हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ठीक है, फिर है अधिकार और कर्तव्य का संतुलन। भारतीय संविधान में नागरिकों को ही मौलिक अधिकार दिए गए, लेकिन इनके साथ ही उनके कर्तव्य को भी निर्धारित किया। इनकी 2 चीज़ें, अगर आपके पास कर्तव्य दिए गए हैं तो आपको अगर आपके पास अधिकार दिए गए हैं तो आपको कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए, ताकि एक संतुलित और जिम्मेदार समाज, इनकी एक ऐसे समाज का निर्माण हो सके जो संतुलित होगा और जिम्मेदार होगा, जो अपने अधिकारों के प्रति लड़ भी सकता है और अपने जो कर्तव्य है उनका पालन भी कर सकता है। एक ऐसा समाज होगा संतुलित और एक जिम्मेदार समाज की निर्माण हो सके। नेक्स्ट है हमारा आपातकालीन प्रावधान की इमरजेंसी प्रोविजंस। संविधान में आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार को अतिरिक्त शक्तियाँ प्रदान की गई। यानी कि देखिए, जब आपातकाल होता है, जब ऐसी कुछ समस्याएं आ जाती है देश के अंदर की सरकार को आपातकाल की घोषणा करना पड़ती है। अब ये आपातकाल कब फर्स्ट बार आपातकाल हमारा घोषित हुआ था, 25 जून, याद रखना कब हुआ था, 25 जून 1975 में आपातकाल लागू हुआ था। ठीक है, तो आपातकाल क्यों लागू होता है कि अगर देश के अंदर या देश के बाहर कोई ऐसी समस्याएं पैदा हो जाती है कि देश के अंदर अस्थिरता पैदा हो जाती है, आंदोलन होते हैं, बाहर आंदोलन होते हैं, देश के अंदर आंदोलन होते हैं, कुछ भी ऐसी स्थिति जिससे देश चलाना
आसान नहीं हो तो उसी समय में आपातकाल की इमरजेंसी की घोषणा करनी पड़ती है सरकार को। अब देखिए संविधान में आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान, इनकी संविधान में जब आपातकाल के लिए केंद्र सरकार जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको क्या कुछ अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की गई है। ये प्रदान 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा संभाले, इनके 3 प्रकार के जो स्थितियां आती है तब केंद्र सरकार की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपातकाल इमरजेंसी की घोषणा कर सकती है। अब ये 3 चीजें कौन कौन सी है, 3 परिस्थितियां कौन कौन सी, देखिए अब देखिए राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में कहा गया है कि आप राष्ट्रीय आपातकाल यानी जब राष्ट्र के अंदर जैसे कोई राष्ट्र के बाहर या अंदर युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है तब क्या 352 आर्टिकल 352 में कहा गया है कि आप इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा है राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल हो, यानी कि जो संवैधानिक तत्व कौन सा तंत्र, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो पूरी बिखर जाती है, उसका विफल हो जाता है तो उस समय क्या है अनुच्छेद 356 कहते हैं, आर्टिकल 356 के तहत देश के अंदर आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। नेक्स्ट हमारा वित्तीय आपातकाल 360, इनके देश के अंदर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जब हमारे देश में वित्तीय अकाल बढ़ जाता है, जब पैसों की कमी होती है तो उस समय भी सरकार क्या करती है, आपातकाल घोषित कर सकती है। ये 3 चीजें इनकी अनुच्छेद आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, इसके तहत क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमारे देश के अंदर आपातकाल लागू कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा धर्म, भाषा और अल्पसंख्यक स्पीच एंड मिनोरिटी राइट्स, इनकी धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक जो अधिकार है वो कैसे अधिकार है। संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में घोषित करता है और सभी धर्मों के प्रति सम्मान की नीति को अपनाता है। इसके अलावा संविधान भाषाई और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा के लिए भी इनकी भारत के अंदर क्या सभी धर्मों को एक माना गया है, यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि भारत के अंदर जैसे हिंदू ज़्यादा है तो हिंदू धर्म को प्राथमिकता दी गई, इनमें सब धर्म बराबर है, सब धर्म अपने अधिकार, सभी धर्म के लोग अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। ठीक है, सम्मान नीति सभी धर्मों के प्रति भारत की जो नीति है वो कैसी सम्मान है। इसके अलावा अब क्या है संविधान में भाषा के आधार पर और सांस्कृतिक जो अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज है, जो अल्पसंख्यक है उनके भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, अधिकारों के रक्षा के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यक की भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने के अधिकार देने की जो अनुच्छेद आर्टिकल 29 और 30 है वो अल्पसंख्यक जो हमारे देश के अंदर कम है, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी से तो उनकी भाषा और लिपि और उनकी संस्कृति को संरक्षित करने का काम भी क्या भारतीय संविधान करता है, इसके अंदर इनको अधिकार दिए गए। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा भारत का जो संविधान है उसका टॉपिक यहाँ से क्लियर होता है और इस टॉपिक के तहत आपके एनएमएमएस में 2 या 3 सवाल इससे ज़रूर बनने वाले हैं। तो ये टॉपिक आपके एनएमएमएस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हमने बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ पर पढ़ाया है कि आप अच्छे से इसको याद कर सकते हैं। ये मेन टॉपिक्स है जो आपको याद करने होते हैं, जो भी डेट्स है सब कुछ। और इसके रिलेटेड यहाँ पर हम आपको इस चैनल पर यहाँ पर आपको हम एमसीक्यूज़ वो भी लेकर आने वाले, सभी भारतीय संविधान इनकी जो भी इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ होंगे उसकी पूरा लेकर आने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे चैनल पर आपकी सोशल साइंस की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी जो क्लासें हैं वो शुरू हो चुकी है आज से। आज हमने भारतीय संविधान आपको पढ़ाया, तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर शुरू हो चुकी है क्लासें। तो रेगुलरली ये जो भारतीय संविधान सोशल साइंस की जो भी टॉपिक है वो वहाँ पर यहाँ इस चैनल पर आपको क्लियरली कराए जाएंगे, पूरे साफ सुथरे शब्दों में आपको समझाया जाएगा। यहाँ पर एमसीक्यू सब कुछ मिलने वाले हैं, मॉडल पेपर सब कुछ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।